रोसेटा शाही महल की एक सनफिश है। उसे रोसेटा बनाया गया है। वह इतनी कमजोर है कि हर मोड़ पर गिर पड़ती है और उसका व्यक्तित्व बहुत ही उग्र है। दरअसल सनफिश इतनी आसानी से नहीं मरती, दूसरे शब्दों में वह सनफिश से भी बदतर है। हालांकि महल के लोग रोसेटा से नफरत नहीं करते थे। सुंदर रूप और वंश के अलावा उसमें कुछ ऐसा था जो अजीब तरह से लोगों को उसकी ओर खींचता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्योंकि जो कोई भी पहले राजकुमार के लिए 3 दिन या उससे कम समय तक काम करता था, उसे पागल राजकुमार कहा जाता था। दो हत्यारों ने राजकुमार को मारने की कोशिश की। रोसेटा ने पूछा, वे क्या कर रहे हैं? क्या वे राजकुमार को उसी से मारना चाहते हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, हम क्या करें? शाही महल की सनफिश यही है। जो वो देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए, उसे मरना ही होगा। वह रोसेटा से माफी मांगता है, लेकिन उसे ऐसा करना ही होगा। अगले ही पल रोसेटा अपना चाकू उसके शरीर में घुसा देता है। रोसेटा कहती है, वह बहुत अच्छा है। वह अपने हुनर का इस्तेमाल ऐसे काम में क्यों करेगा, कितना बेकार है। दूसरा पूछता है, क्या वह इतने समय से अपनी पहचान छिपा रही है, और क्या यही वजह है कि युवराज की अब तक की सारी हत्या की कोशिशें नाकाम रही हैं? अपनी बात पूरी करने के बाद वह जमीन पर पड़ा था। रोसेटा जवाब देती है, माफ करना, जो वो देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए, उसे मरना ही पड़ता है। कुछ देर बाद एक नौकरानी पूछती है, वह कहाँ थी? रोसेटा जवाब देती है, माफ करना, वह गलती से तालाब में गिर गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। नौकरानी कहती है, चूंकि ऐसा ही हुआ है तो ठीक है, चलो, महाराज उसे ढूंढ रहे हैं। रोसेटा जवाब देती है, हाँ, वह अभी वापस आ जाएगी। अगले दृश्य में रोसेटा ने युवराज को देखा। युवराज, रोसेटा ने सोचा, असली सनफिश तो यही है, ये पहले भी कई बार मर चुका है, इस जन्म में वह इसे जरूर बचा लेगी। इस बार शूरवीर की बजाय दासी बनना आखिरकार सही चुनाव था। राजकुमार बोला, उसका गुलाब, उसे लगा था कि वह उसका इंतजार करते करते पागल हो जाएगा। रोसेटा सोचती है, यह आदमी दिन के उजाले में क्या कर रहा है। अपने पिछले जन्म में रोसेटा ने उसे समय पीछे मोड़ने के लिए कहा था। वेलेरियन ने जवाब दिया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। रोसेटा ने कहा, कोई बात नहीं। रोसेटा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली तलवारबाज, महामहिम की मित्र और साम्राज्य की एकमात्र तलवारबाज थी, जो युवराज के सीधे अधीन एक अनुरक्षक शूरवीर थी जो महामहिम की रक्षा करने में विफल रही। हालांकि युवराज ने उसे तलवार चलाने का माध्यम प्रदान किया था, फिर भी वह 10 वर्ष पीछे चली गई। हालांकि जब तक वह पीछे लौटी तब तक महामहिम की हत्या हो चुकी थी। इतना ही नहीं, अगर रोसेटा राजकुमार की मृत्यु को रोकने में विफल रही तो वह अपने 20वें दशक में वापस जाने में फंस जाएगी और युवराज की पीछे हटने और उसका सहयोग पाने की रणनीति भी विफल हो गई। अब 5वें चक्र में प्रवेश करने का समय आ गया है। अब उसके लिए बस एक ही रास्ता बचा है, वह है ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां वह राजकुमार के कमरे में आसानी से प्रवेश कर सके जो किसी के साथ नहीं जाना चाहता। इस तरह इस जीवन में रोसेटा शाही महल की एक सनफिश और युवराज के दरबार की एक दासी बन गई। दासी ने महामहिम से कहा कि वह उन्हें नई दासी से मिलवाने आई है। रोसेटा को युवराज के कक्ष की याद आई, एक ऐसी जगह जहां वह एक अनुरक्षक शूरवीर के रूप में शायद ही कभी जाती थी। रोसेटा ने उनसे मिलकर खुशी जताई। वह रोसेटा है और भविष्य में महामहिम की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है। रोसेटा ने उस व्यक्ति का चेहरा देखे बिना ही सोचा, क्या वह शुरू से ही इतना असभ्य था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह नौकरानी होने के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा हो? उसके जीवन में पहली बार उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, लेकिन उसके लिए यह एक नई प्रेरणा थी। तो आज से वह धीरे धीरे महामहिम का हृदय खोलेगी और उन्हें वश में करेगी। नौकरानी ने सोचा कि वह सोच रही होगी कि क्या उसमें कोई खास बात है। चूंकि वह राजकुमार के सीधे नियंत्रण में एक दासी है, इसलिए उसके चेहरे के अलावा उसमें कुछ खास नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी कुलीन जड़ों का बखान करे, राजकुमार को उस मूर्ख को उसकी औकात बतानी होगी। दासी ने कहा कि उसे लगता है कि रोजीटा किसी ड्रेस की बजाय नौकरानी के कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती है। रोजीटा ने जवाब दिया, शुक्रिया, उसे भी ये पोशाक पसंद है। दासी को लगा कि इस महिला का सिर फूलों से भरा है, यह एक सुंदर चेहरे वाली मूर्ख है। कुछ दिनों बाद नौकरानी बोली, ये कुकी खा लो, ये रसोई से उसे देने के लिए आए हैं, किसी और को मत देना, ये सिर्फ उसके लिए है। दूसरी नौकरानी ने पूछा, अब वो उसके साथ बच्ची जैसा व्यवहार कर रही है। पहले तो वो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उसने कहा कि शुरुआत में ऐसा ही था, लेकिन रोजीटा के साथ जब भी उसे उसकी गलतियों के लिए टोका जाता है, वो तुरंत माफी मांग लेती है। वो हर काम में माहिर है, खाली समय में वो दूसरी नौकरानियों की भी मदद करती है। भला उसे कोई ऐसा कैसे पसंद नहीं आ सकता, और सबसे बढ़कर उसकी प्यारी सी मुस्कान। अचानक वह चीख पड़ी। रोसेटा ने पूछा, क्या हो रहा है?
वह अचानक क्यों चिल्ला रही है? दूसरी नौकरानी ने उसे बताया कि उसे युवराज के कमरे में होना चाहिए। रोसेटा ने पूछा कि इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? उसने बताया कि अफवाह है कि युवराज पागल हो गए हैं। रोसेटा ने कहा कि उसे ऐसा करने दो, वही युवराज का कमरा साफ कर देगी। नौकरानी ने जवाब दिया, सबके लिए शुक्रिया। रोसेटा ने सोचा कि अब राजकुमार को वश में करने का समय आ गया है। अगले दृश्य में रोसेटा सोच रही थी कि उसने राजकुमार से अपने दिल की बात कैसे कहवाए। राजकुमार को ऐसी नौकरानियां पसंद थीं जो बिना बात किए काम करने वाली लगती हो। वह बस एक नौकरानी होगी जो अच्छा काम करती है। अगर वह बहुत ज्यादा मिलनसार होगी तो राजकुमार उसके व्यक्तित्व की वजह से उससे सावधान रहने लगेगा। दूसरे राजकुमार के रूप में पैदा हुआ आर्मन किसी की बात पर यकीन नहीं करता था, क्योंकि उस पर पहले भी कई बार हत्या के प्रयास हो चुके थे, इसलिए वह युवराज बन गया। जब वह सफाई कर रही होती है तो वह उसे घूरने लगता है। कैसा इंसान अपनी निजी नौकरानी पर बाज की तरह नजर रखता है, इसीलिए नौकरानियां उसे पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि वह एक पागल युवराज है, लेकिन बात सीमाओं को लांघने की है। रोसेटा ने कहा कि उसने सफाई कर ली है। राजकुमार ने सोचा, ये क्या बकवास है। रोसेटा बोली, मौसम बहुत सुहावना है, क्या उसे खिड़की खुली छोड़ देनी चाहिए? ये गर्म और हल्की हवा चल रही है। राजकुमार ने उससे कहा कि अगर वो सफाई कर चुकी है तो बाहर चली जाए। उसके बाद नौकरानी ने पूछा कि क्या सब ठीक है। रोसेटा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, वो दिखने में जितनी मजबूत है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अगले दिन राजकुमार ने सोचा कि उसने कहा था कि वो हर 3 दिन में एक बार सफाई करती है, फिर भी वो रोज आती जाती रहती है। ये संदिग्ध है। उन नौकरानियों के उलट जो पहले पीठ फेरकर किसी चीज से खेलती रहती थी या बिना कुछ कहे गायब हो जाती थी, वो संदिग्ध व्यवहार नहीं कर रही थी। रोसेटा ने कहा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों न वह टहलने चले जाएं। उसने पहले एक कुकी ली थी और उसमें एक रत्न था, क्या वह उसे पसंद करेगा? राजकुमार ने जवाब दिया कि अगर उसका काम हो जाए तो बाहर निकल जाओ। रोसेटा को लगा कि यह कहना मुश्किल है कि कोई प्रगति हुई है या नहीं। ये कई हफ्तों से चल रहा है और उसके खुलने का कोई संकेत नहीं है, लेकिन निराश ना हो, कल वे और जोर लगाएंगे। अगले दिन रोसेटा को लगा कि वह पहले की तरह ही सुंदर लग रहा है। फिर उसने कहा, महाराज उसे क्षमा करें। राजकुमार ने सोचा, यह क्या है? राजकुमार ने उसका अंगूठा काट लिया। रोसेटा बोली, हे को असभ्य होने के लिए क्षमा करें। राजकुमार ने सोचा, ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद रोसेटा ने आंखें खोली। राजकुमार ने कहा कि अब वो जाग चुकी है और अब से वो उसका ख्याल रखेगा। रोसेटा को राजकुमार के साथ हुए उस चुंबन के बारे में याद आया जो उसने गिरने से पहले किया था। उस अप्रत्याशित चुंबन का कोई न कोई कारण जरूर था। उस समय रोसेटा को काली चाय की खुशबू आ रही थी जो उसे बिल्कुल भी नहीं आती थी, और फिर उसे जहरीले सितार का ख्याल आया। उसे उसके मुंह से जहर निकालना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे उसकी विषाक्तता सहनी ही क्यों न पड़े। रिचर्ड आया और उसने पूछा कि क्या महाराज के साथ सब ठीक है और क्या उन्हें किसी पादरी को बुलाना चाहिए। रोसेटा ने उसे तुरंत पादरी को बुलाने के लिए कहा। अब वर्तमान समय में वापस ड्यूक ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि चाय में जहर है। रोसेटा ने उत्तर दिया कि वह उस जहर की गंध से परिचित है। क्या उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया है? ड्यूक बोला, वे पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। रोसेटा ने सोचा कि भले ही उसका स्वर थोड़ा अलग हो, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह उसे जवाब दे रहा है। अगर वह ऐसा ही रहेगा तो वह 100 बार जहर खा लेगी। राजकुमार ने कहा कि वह ठीक है, हालांकि वो वही है जिसने अधिक जहर खा लिया है, इसलिए वह शायद कुछ दिनों में मर जाएगी। रोसेटा ने सोचा, क्या इसलिए वह इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है? राजकुमार ने पूछा कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वह उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, क्योंकि वह उसकी जगह मर सकती थी। रोसेटा ने सोचा कि नहीं, साधारण नौकरानी इतने जहर से मर जाती, लेकिन वह एक जागृत तलवारबाज है, इसलिए वह ठीक होगी, लेकिन वह वास्तव में ऐसा नहीं कह सकती। क्या उसे उन्हें बताना चाहिए कि उसका शरीर मजबूत है? नहीं, 1 मिनट रुको, क्या यह एक महत्वपूर्ण अवसर है? रोसेटा ने कहा कि ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक मौका हो सकता है कि वह बच जाए। राजकुमार ने सोचा कि वह जानता है कि वह एक मूर्ख है, लेकिन ऐसा लगता है कि जहर ने उसे पागल बना दिया है। रोसेटा ने कहा, तो उसकी बस एक ही इच्छा है, कृपया उसे अपने पास रहने दें, वह अंत तक महामहिम की सेवा करना चाहती है। राजकुमार ने उत्तर दिया, अगर वह स्थिति की गंभीरता को समझती तो वह यह अनुरोध उनसे नहीं करती। रोसेटा ने कहा, अगर उसे मरना ही है तो उस परिवार को सोना चांदी देने का कोई मतलब नहीं है जिससे उसकी बनती नहीं। वह अंत तक राजकुमार की सेवा करना चाहती है और कुछ सम्मान बचाए रखना चाहती है। उसने सोचा, राजकुमार के लिए ये धन या शक्ति मांगने से ज्यादा कठिन अनुरोध है, लेकिन राजकुमार जीवन में एक छोटा सा उद्देश्य पाने के संघर्ष को समझ सकता है। राजकुमार ने कहा, ठीक है।
वह उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेगा। फिर राजकुमार ने बताया कि उसने रोसेटा को अपनी एकमात्र और अनन्य दासी नियुक्त किया है, उसकी मृत्यु तक। अगले दृश्य में दासी ने पूछा कि क्या वह ठीक है। उन्होंने कहा कि वह मरने वाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? रोसेटा ने उत्तर दिया, नहीं, वो नहीं मरेगी। पुजारी ने उसे ठीक कर दिया। अफवाहें आमतौर पर ऐसे ही फैलती हैं, उसका शरीर बिना किसी चोट के बिल्कुल ठीक है। दासी बोली। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई, उसे अनुमति मिल गई। क्या वह यहाँ साथ सोना चाहती है? फिर रात में दासी ने उसे बताया, ये बचपन जैसा लग रहा है। रोसेटा ने जवाब दिया, हाँ, वो सही कह रही है। फिर उसने सोचा, वो नाइट बनने की ट्रेनिंग में इतनी व्यस्त थी कि दोस्तों से मिलने का वक्त निकालना भी एक विलासिता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये रोमांचक लग रहा है। रोसेटा ने पूछा कि अगर वो इस इंसान के करीब आना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए। मेलानी बोइस चौंक गई और उन्होंने एक इंसान के करीब जाकर पूछा। रोसेटा बोली, अच्छा, वो एक मर्द है। फिर उसने सोचा कि वो एक कमजोर लेकिन अच्छा दिखने वाला लड़का है। मेलानी ने पूछा कि क्या वो लॉर्ड रिचर्ड है। छोड़ो भी, वो भी इन सब बातों से बेखबर है। वैसे भी अगर वो उन दोनों के करीब आना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका स्किनशिप है। अगले दिन एक राजकुमार ने कहा कि उसे स्नान परिचारिका की जरूरत नहीं है। ये कितना बेशर्मी भरा शौक है। रोसेटा ने जवाब दिया, फिर भी यह ज्यादा आरामदायक होना चाहिए। राजकुमार ने पूछा कि क्या उसने पहले ही मना कर दिया है, और चूंकि वह जिद्दी है तो क्या उसे यह मान लेना चाहिए कि उसके कुछ और इरादे हैं। रोसेटा ने सोचा कि अगर किसी ने इतना भी कहा होता तो एक बुनी महिला शर्मिंदगी से पहले ही भाग जाती। फिर उसने पूछा कि क्या उसने ऐसा किया था। ड्यूक ने सोचा कि उसका शरीर ही उसकी असली मंशा है। रोसेटा ने सोचा कि आखिरकार उसे एहसास हो गया है कि वह उसके करीब आना चाहती है। कुछ देर बाद रोसेटा बोली, महाराज, वह उसके कपड़े बदलने में उसकी मदद करेगी। राजकुमार ने उसे बताया कि उसने पहले ही कह दिया था कि उसे मदद की जरूरत नहीं है। रोसेटा ने सोचा, इतनी रूखी क्यों हो रही हो? रिचर्ड ने पूछा, क्या ये बात है? रोसेटा ने पूछा, क्या वह अभी जो सुना है उसे राज रख सकता है? रिचर्ड ने जवाब दिया, हाँ, वह रखेगा। क्या उसका शरीर ठीक है? रोसेटा ने कहा, हाँ, सब ठीक है। अगर उसने कुछ सुना है तो वह सिर्फ अफवाह है। फिर उसने कहा कि वह सोचती है कि इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जाना चाहिए था। महामहिम की सुरक्षा किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिचर्ड ने उत्तर दिया, उसका दिल बहुत दयालु है। वह खुद से पहले किसी और की भलाई के बारे में सोचती है। रोसेटा ने सोचा कि यह क्या है। वह सिर्फ एक वरिष्ठ शूरवीर के रूप में सलाह दे रही थी। उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी है। रिचर्ड ने पूछा कि क्या उसके पास इस सप्ताह के अंत में समय है। राजकुमार ने कहा कि समय नहीं होगा, ये लड़की उसकी देखभाल में बहुत व्यस्त होगी। फिर उसने सोचा कि यह लड़की सिर्फ उसके शरीर के पीछे नहीं है, उसे लॉर्ड रिचर्ड की रक्षा करनी है। रोसेटा ने पूछा कि क्या वह मुख्य महल जा रहा है, वह उसे वहां ले जाएगी। राजकुमार ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। रोसेटा बोली, जब वह जा रहा है तो वह उसका छत्र पकड़ेगी और वह उसे दिलचस्प कहानियां सुनाएगी। राजकुमार ने सोचा कि वह बहुत परेशान करने वाली है। अगले दृश्य में प्रिंस ने कहा, अगर वह कर सकती है, यानी रिचर्ड ने उस भारी चीज को अपनी छोटी छोटी बाहों से पकड़े हुए सोचा। फिर उसने उसे कहानी सुनाई। रोसेटा ने उसके हाव भाव देखकर सोचा, उसे कहानी में वाकई दिलचस्पी है। उसने उसके लिए 10 साल काम किया है, इसलिए उसे उसकी प्रोफाइल देखकर ही पता चल जाएगा। प्रिंस को कहानी थोड़ी दिलचस्प लगी। फिर उसने पूछा कि उसे यह जानकारी कहाँ से मिली। रोसेटा ने जवाब दिया, अच्छा सवाल है, उसे यह बात सुने हुए काफी समय हो गया है, इसलिए उसे ठीक से याद नहीं है। फिर उसने सोचा, दरअसल राजा को मारना और बालियां पाना सब उसी का काम था, पर वह ये कभी जाहिर नहीं कर सकती थी। रिचर्ड ने शर्मिंदा होकर पूछा। वह सुनने में इतना व्यस्त था कि पूछ नहीं पाया, पर आखिर उसने अपने कमजोर शरीर से छत्र कैसे थामा। रोसेटा ने जवाब दिया, उसे लगता है कि वह एक दासी के काम को कुछ ज्यादा ही तुच्छ समझ रहा है। इतना कुछ थामे रखना तो पसीना बहाने लायक भी नहीं है, वह तो दासियों में भी मजबूत मानी जाती है। फिर उसने सोचा, जरा सोचो, तब भी वो अजीब तरह से मजबूत थी। फिर उसने देखा कि राजकुमार उसे पकड़े हुए है और वो संघर्ष कर रहा है, और राजकुमार के होंठ बोले, ये क्या कर रही है, वापस अंदर जाओ। कुछ देर बाद रोसेटा को लगा कि छत्र तलवार के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसी कि उम्मीद थी, 20 साल के युवक का शरीर 30 साल के युवक से कमजोर होता है। तलवारबाज बनने के लिए वो सोचती है कि क्या उसे 5 साल बर्बाद करने पड़ेंगे। ये बहुत निराशाजनक है। इस बार वो एक नौकरानी है, इसलिए उसके पास ट्रेनिंग के लिए ज्यादा समय नहीं है। उसे वैलेरियन से बात करनी होगी कि क्या कोई बेहतर तरीका है। वैलेरियन साम्राज्य का सबसे कम उम्र का महापुरुष बनने वाला व्यक्ति था। उसने मीनार का अगला स्वामी बनने का सम्मान त्याग दिया और खुद को शाही परिवार के लिए समर्पित कर दिया, और उसके लिए वह उसके खून के रिश्तेदारों से ज्यादा एक परिवार जैसा है।
अचानक वैलेरियन आया और अगले ही पल रोसेटा ने पूछा, वह महल के बगीचे के बीच में क्या कर रहा है। वह टाल नहीं रहा था, हालांकि वह टाल सकता था, एक विकृत व्यक्ति की तरह ये कष्टप्रद है। वैलेरियन ने जवाब दिया, एक विकृत व्यक्ति, उसने जानबूझकर उसे अच्छा महसूस कराने के लिए ऐसा किया। रोजीटा के लिए वैलेरियन उसके भाई जैसा था और उसके साथ रहकर उसे अच्छा लगता था। हालांकि रोजीटा बड़ी हो गई थी, लेकिन वैलेरियन की एक ही कमी थी, उसका अति स्नेही स्वभाव। रोजीटा ने सोचा, दूसरों के सामने तो वह बहुत गंभीर है, फिर भी उसके सामने कुत्ते जैसा व्यवहार क्यों करता है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर उसे हर बात के लिए माफ करना पड़ा। रोजीटा ने कहा कि वह जल्द ही उसकी खोज प्रयोगशाला में आएगी, जब वह अपना काम निपटा लेगी। चिंता मत करो, इस बार उसके बहुत सारे दोस्त हैं और यह ज्यादा मजेदार है। वैलेरियन बोला, वाह, रोज के आखिरकार दोस्त हैं, उसे उस पर गर्व है, तो क्या वह उसे गले लगा सकता है। काफी समय हो गया है, रोसेटा ने जवाब दिया। नहीं, कोई आ रहा है, क्या वह उसकी शादी होने की संभावनाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वैलेरियन ने जवाब दिया कि अभी बहुत समय है, इसलिए एक बार ठीक है। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। रोसेटा बोली, अगली बार नहीं है, उसका आत्मसम्मान है, कुछ ऐसा जो उसके पास नहीं है। उसके बाद राजकुमार आया और अभी पूछा कि उसके बगल में वह कौन था। रोसेटा ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे वैलेरियन से मिलते हुए देखा हो। ऐसा लगता है कि वह भूल गई है, क्योंकि उसने उसे किसी की रक्षा करने वाले के रूप में देखा था, क्योंकि राजकुमार को भी राजकुमार के रूप में प्रशिक्षण मिला था। उसके पास अधिकांश शूरवीरों की तुलना में बेहतर दृष्टि होनी चाहिए। चलो अभी के लिए बेशर्म हो जाओ, रोसेटा। रोसेटा ने सोचा, वो क्या सोच रहा है, उसके पागलपन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। रोसेटा खून की खांसी कर रही थी, फिर बोली, चिंता मत करो, वो ठीक है। राजकुमार ने सोचा, खून, फिर उसने उसे नीचे उतरते समय पकड़ लिया। रोसेटा ने सोचा, उसने उसे पकड़ लिया, उसने ये नहीं देखा, उसे उस पर शक है, फिर भी उसे अफसोस है, वो ये मौका नहीं गंवा सकती। रोसेटा ने उसे पकड़ने के लिए शुक्रिया कहा, उसने उसकी जान बचाई। राजकुमार ने सोचा, उसकी जान बचाई, फिर उसने सोचा कि उसकी ऐसी हालत की वजह वही है, क्या उसने उसे मार तो नहीं दिया। रोसेटा बोली, वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो धूप में ज्यादा देर रहा तो उसकी त्वचा खराब हो जाएगी। चलो अंदर चलते हैं। राजकुमार ने कहा, वो सही कह रही है, उसे झुंझुनी सी महसूस हो रही है, चलो वापस चलते हैं। फिर कुछ देर बाद राजकुमार बोला, उसने उसे केवल अपना शयन कक्ष साफ करने के लिए अंदर आने दिया था, इसलिए इसे खत्म करो और बाहर निकल जाओ। रोसेटा ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। फिर उसने सोचा, जरा सोचो, ये मुरझाए फूल यहाँ काफी समय से हैं। राजकुमार को ऐसा कोई शौक नहीं हो सकता, क्या किसी और नौकरानी ने इन्हें यहाँ रखा है। राजकुमार ने कहा, इन्हें ऐसे ही रहने दो। रोसेटा ने पूछा, क्या ये फूल किसी खास व्यक्ति के हैं। राजकुमार ने उत्तर दिया, हाँ। रोसेटा ने सोचा, क्या संयोग से लेडी लूनेला ने ये फूल उसे दिए थे। लूनेला घराना साम्राज्य का एकमात्र ड्यूकल मित्र था, उन्होंने शाही परिवार के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत किया। रोसेटा को अब भी वह याद थी, क्योंकि कुछ साल बाद उसकी शादी राजकुमार से होने वाली थी। राजकुमार के गंदे स्वभाव के कारण उनकी शादी बस एक औपचारिकता थी। उसे याद था कि उनका रिश्ता कितना ठंडा था। राजकुमार बोला, उसे लगता है कि वह इन दिनों यहाँ ज्यादा सफाई करने आ रही है। रोसेटा ने जवाब दिया कि नियमित रूप से चादरें बदलना उसकी त्वचा के लिए अच्छा है। राजकुमार ने उससे कहा कि वह इतना हंगामा कर रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। रोसेटा चिल्लाई, वह ऐसा दिखने के बाद भी कह रहा है कि देखो उसकी त्वचा कितनी अच्छी और सुंदर है। सीधे तौर पर यह पूछना तो बनता है, उसे देखकर ही उसे अच्छा लगता है, उसका रूप ही उसकी सबसे अच्छी बात है। अगर उसके चेहरे पर उसका चेहरा न होता तो वह यहाँ नहीं होती। प्रिंस ने कहा, क्या वो पागल हो गई है। लगता है उसका डर खत्म हो गया है, क्योंकि वो तो वैसे भी मरने वाली थी। रोसेटा को लगा कि उसने हद पार कर दी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी। फिर उसने माफी मांगी। प्रिंस ने सोचा, क्या वो रो रही है। वही इंसान जो अपनी जिंदगी की सीमा से बिल्कुल बेपरवाह थी, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है। रोसेटा ने सोचा, चलो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। राजकुमार बोला, जो भी हो, उसका शरीर भी ठीक नहीं है। रोसेटा ने उसकी बात काटते हुए कहा, महाराज, सब उसकी गलती है। राजकुमार चिल्लाया, वह अभी क्या कर रही है। फिर उसने सोचा, उसका शरीर इतना दुबला पतला क्यों है। फिर उसने कहा, कोई बेवकूफी मत करो। रोसेटा ने सोचा, घुटने टेकने से ही हुआ होगा। चाल ये थी कि प्रिंस ने उसे बताया कि कल सुबह 11 बजे वह तैयार हो जाएगी। मरने से पहले वे साथ में कुछ यादें संजोने वाले थे। कुछ देर बाद रोसेटा ने सोचा, प्रिंस ने पहले मिलने का सुझाव दिया था, लेकिन अगर वह उससे नहीं मिला तो क्या होगा।
अगले दिन रोसेटा तैयार थी, प्रिंस आया, रोसेटा ने सोचा तो वह सचमुच आ गया, उसके व्यक्तित्व को देखते हुए, ये सच है। फिर गाड़ी में राजकुमार ने पूछा क्या उसे सचमुच यही पहनना था। रोसेटा ने जवाब दिया, उसके पास और कोई उपयुक्त कपड़े नहीं हैं। रिचर्ड ने पूछा क्या बैरन ने अभी तक उसके कपड़े नहीं भेजे हैं। रोसेटा ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन ये अभी भी नौकायन के लिए उपयुक्त हैं। फिर राजकुमार ने सोचा, ये सोचना कि एक रईस के पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं, एक रईस से लेकर एक नौकरानी तक, ऐसा लगता है जैसे बैरन ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो। जिंदगी भर दुर्व्यवहार सहते हुए नौकरानी बनकर आखिरकार उसकी जगह उसकी मौत हो जाएगी। रोसेटा सोच रही थी कि कपड़े पहनकर ट्रेनिंग करना असुविधाजनक है, इसलिए उसके पास सिर्फ पैंट है, उसके पास कपड़े नहीं हैं, यही चिंता की बात है। राजकुमार ने पूछा कि अगर उसे कपड़े चाहिए तो वह उसके लिए खरीद देगा। रोसेटा ने कहा, शुक्रिया, लेकिन वह ठीक है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर उसने सोचा, उसके पास तो वो सब कुछ है जो वो चाहती है, अगर वो सचमुच उसके लिए कुछ करना चाहता है तो प्लीज मत मरना। फिर कुछ देर बाद रोसेटा ने कहा, ये झील बहुत सुंदर है महाराज, चलो नाव पर चलते हैं। प्रिंस ने जवाब दिया, ठीक है, वो जा सकती है। रोसेटा ने पूछा, वो तो बस यूं ही पूछ रही है। लेकिन प्रिंस ने कहा, उसने क्या सोचा था कि वो क्या कहना चाहता था, वो तो उसे अकेले जाने के लिए कह रहा था। उसके पास पहले से ही उसकी जरूरत की हर चीज होनी चाहिए, नाव तो उसके अकेले जाने के लिए है। रोसेटा सोच रही थी कि अकेले नाव चलाने में किसी को मजा नहीं आता। पहली बात तो ये कि उसे नाव चलाना पसंद ही नहीं, नावें तो पानी की सतह पर यूं ही हिलती डुलती रहती हैं, तो वह उस समय का इस्तेमाल तलवार चलाने और प्रशिक्षण लेने में कर सकती है। फिर भी वह इस प्रस्ताव को लेकर इतनी उत्साहित इसलिए थी क्योंकि वह प्रिंस के साथ अकेले समय बिताने के लिए उत्सुक थी। फिर उसने पूछा, क्या वो सच में अकेली ही सवारी कर रही है। प्रिंस ने जवाब दिया, ठीक है, चलो साथ में सवारी करते हैं। फिर उसने सोचा, आखिर उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। रोसेटा बोली, सच में, वो सच में सवारी के लिए आ रहा है। शुक्रिया, प्रिंस ने कहा, बस वो अपना मुंह बंद रखे। रिचर्ड ने सोचा कि उसे महामहिम की सेवा करते हुए 1 साल हो गया है, उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा, कितना अच्छा मौका है, उसे बाद में उनका शुक्रिया अदा करना होगा। प्रिंस ने उससे कहा कि वह यही रहेगा, कम से कम एक व्यक्ति तो पानी से बाहर रहना ही चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे। रिचर्ड ने कहा, हाँ, वह समझता है। अगला दृश्य, रोसेटा ने सोचा कि जादू की बदौलत नाव अपने आप चलती है, यह उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। दृश्य और उसकी सुंदरता मानो किसी पेंटिंग जैसी लग रही हो। रोसेटा ने पूछा, क्या उसे बोटिंग पसंद है। प्रिंस ने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्यों नहीं। प्रिंस को बचपन की याद आई, वह मदद मांग रहा था, लेकिन पहले प्रिंस उस पर हंस रहा था, उसे लगा कि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, खुद वह भी नहीं। राजकुमार ने उत्तर दिया, उसके पास इसकी कुछ बुरी यादें हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे उसके महल में नियुक्त किया गया है, इसलिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रोसेटा ने उत्तर दिया, उसे नियुक्त नहीं किया गया है, उसने स्वेच्छा से काम किया है। राजकुमार ने कहा, क्या वह जानता है कि नौकरानियों को उसका महल पसंद नहीं है, तो उसने स्वेच्छा से काम क्यों किया। रोसेटा ने उत्तर दिया, क्योंकि वह महामहिम की रक्षा करना चाहती है। राजकुमार ने पूछा, किस शक्ति से। रोसेटा ने उत्तर दिया, उसने उसे छत्र के साथ देखा था और वह पहले भी एक बार महामहिम की रक्षा कर चुकी है। राजकुमार बोला, और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। तभी अचानक नाव में थोड़ी हलचल हुई, रोसेटा राजकुमार पर थी। फिर उसने कहा कि उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, बस इतना ही काफी था उसे गिरने के लिए, अब वो उसे कैसे बचाएगी। रोसेटा ने सोचा, उसका दिल ऐसा क्यों है, इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। रोसेटा के लिए स्किनशिप कोई शर्मनाक बात नहीं थी, बस वैसा ही कर रही थी जैसा उसने वैलेरियन के साथ किया था, लेकिन इस मामले में ये इतना शर्मनाक क्यों है। वो ये नहीं दिखा सकती कि उसे शर्मा रही है, वो वैलेरियन है, वो ये कर सकती है। फिर उसने कहा, महाराज शुक्रिया, वो उन्हीं की बदौलत जिंदा है। प्रिंस ने आगे बढ़ते हुए कहा, वो कब तक उस पर बैठने वाली है। रोसेटा ने जवाब दिया, वो फिर से गिरने से पहले यहीं बैठने वाली थी। प्रिंस चौंक गया। फिर कुछ देर बाद रोसेटा बोली, ये ठीक नहीं होगा, ये तो महाराज की जांघ है। राजकुमार ने कहा कि उसे समझ नहीं आया, वो उस व्यक्ति के साथ समय कैसे बिता सकती है जो उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। वह बिल्कुल भी विचलित नहीं लग रही थी, वह उसके लिए अपनी जान कैसे जोखिम में डाल सकती है। रोसेटा को लगा कि वह पीछे हटने लगी है क्योंकि राजकुमार उसकी पहली असफलता थी, एक शूरवीर उसकी रक्षा नहीं कर सकता था क्योंकि वह खुद से बहुत नाराज थी। हालांकि हर बार पीछे हटने के साथ सारी भावनाएं खत्म हो गईं,
उसके मन में बस यही विचार रह गया कि अगर राजकुमार जिंदा होता तो वह खुश रहती, भले ही वह उसे पहचानता ही न हो, भले ही वह एक सामान्य इंसान बन जाए, बस जिंदा रहना। फिर उसने जवाब दिया, वह उससे बचाने की कोशिश क्यों करती रही, यह एक राज है। एक सामान्य नौकरानी के पास भी कोई राज हो सकता है, खैर उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा सच्ची है। राजकुमार ने कहा कि बहुत से लोगों ने उसकी तरह ही बात कही है, हालांकि हर कोई जिसने ऐसा कहा है। रोसेटा ने सोचा, क्या मन यंत्र टूट गया है? ये बहुत अजीब है, संयोग नहीं। फिर उसने कहा, महाराज सावधान रहें, यह पानी का सबसे गहरा हिस्सा है। अगले ही पल वह चौंक गई। राजकुमार ने सोचा, सच में, ईमानदारी से इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जिसने भी उससे ऐसा कहा उसने हमेशा उसे धोखा दिया। तभी उसने देखा कि रोसेटा आ रही है। अगले दृश्य में रोसेटा ने पूछा, क्या वह ठीक है? राजकुमार ने जवाब दिया, वह ठीक है। कुछ देर बाद रिचर्ड चौंक गया। रोसेटा ने राजकुमार को पकड़ रखा था। रोसेटा ने उससे कहा कि अब वह महामहिम को गाड़ी में बिठा दे। कुछ देर बाद राजकुमार ने अपनी आंखें खोली। रिचर्ड ने बताया कि उसने अपने जादू से कपड़े बदल दिए हैं और उन्हें सुखा दिया है, इसलिए उन्हें किसी अफवाह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजकुमार ने पूछा कि कितना समय बीत गया है और क्या किसी ने देखा है। रिचर्ड ने जवाब दिया कि 1 घंटे से भी कम समय हुआ है और किसी ने देखा नहीं। वह जितना हो सके चुपके से आगे बढ़ गया। राजकुमार ने पूछा कि उसने पुजारी को क्यों नहीं बुलाया। रिचर्ड ने जवाब दिया कि एक कनिष्ठ पुजारी आपातकालीन उपाय करता है, लेकिन पहला राजकुमार युद्ध के दौरान घायल हो गया था, इसलिए महायाजक को आने में देर हो गई। राजकुमार ने सोचा, डालियन, अब यह मजाक भी नहीं रहा। रोसेटा को लगा कि उसे पता था कि वर्तमान महारानी पहले राजकुमार की मां मंदिर से जुड़ी हुई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह रिश्ता इतना खुलकर सामने आ जाएगा। अचानक नाव में खराबी आ गई। महायाजक नहीं आए, यह महज संयोग नहीं है। राजकुमार ने कहा कि वह अकेला रहना चाहता है और रोसेटा यही रहे। रोसेटा ने सोचा कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले थोड़ी शरारती थी, या इसलिए क्योंकि वह राजकुमारी की तरह व्यवहार कर रही थी। राजकुमार ने उसे 2 बार बचाया, वो उसके जीवन का ऋणी है। फिर उसने पूछा कि क्या वह अब रो रही है, क्या उसने कुछ गलत किया है। रोसेटा ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बस वही है जो महामहिम ने पहले कहा था, जो उसे बहुत पसंद आया। राजकुमार ने कहा कि वह उसकी हर इच्छा का ध्यान रखेगा, वह उसकी हर इच्छा पर पूरा ध्यान देगा। रोसेटा ने उत्तर दिया, अरे नहीं, वह सचमुच ठीक है, वह बस चाहती है कि महामहिम सुरक्षित रहें। राजकुमार ने कहा कि यह उसकी जान की कीमत है, इसलिए वह इसे चुकाएगा। रोसेटा ने कहा, तो फिर कृपया उसे गले लगा लीजिए, महाराज। राजकुमार ने पूछा कि क्या वह सचमुच यही चाहती है। रोसेटा ने उत्तर दिया, हाँ, यही है। राजकुमार बोला, अगर बस इतना ही है तो वह उसके लिए ऐसा करेगा। रोसेटा ने महाराज से पूछा कि वह उसे बिस्तर पर क्यों गले लगा रहा है। राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह यहाँ सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ ज्यादा आराम है, अब उतर जाए। रोसेटा बोली, उसे लगता है कि महाराज सही कह रहे हैं, क्योंकि यह उनके जीवन की कीमत है, इसलिए यह महंगा होना ही चाहिए। राजकुमार ने पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए। रोसेटा ने जवाब दिया, बिल्कुल सही, उसे और चाहिए। रोसेटा ने आगे कहा कि हाथ पकड़ना ठीक है, गले लगना भी ठीक है, और चुनकी चाय का समय भी अच्छा है, तो कृपया हर दिन एक ऐसा काम करे जो वह चाहती है, चाहे वह कुछ भी हो। राजकुमार ने पूछा कि उसने उसके साथ वह अनुबंध क्यों किया है। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह उसे बस इसलिए साथ लेकर घूमती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई उसे देखे। राजकुमार ने कहा कि उसे यह पसंद नहीं है, लेकिन यह उसकी जान की कीमत है, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। फिर राजकुमार ने सोचा कि वह वैसे भी मरने वाली है। उसके बाद उन्होंने नौकरानी की आवाज सुनी कि पुजारी आ गए हैं और महाजादूगर भी यहाँ है। रोसेटा को लगा कि वैलेरियन यहाँ है, अगर उसने उन्हें ऐसे देख लिया तो हंगामा मच जाएगा। बिस्तर बिखरा हुआ, कपड़े गीले और बाल बिखरे हुए। अगले ही दृश्य में राजकुमार ने कहा, अंदर आओ। रोसेटा सोच रही थी कि वह उसके बालों से क्यों खेल रहा है। राजकुमार फुसफुसाया, अगर बाल बिखरे हुए हैं तो क्या उसे लगता है कि वह पकड़ी नहीं जाएगी? उसने पहले कभी किसी नौकरानी के बाल नहीं बनाए थे, इसलिए चुपचाप रुको। वैलेरियन बोला, उसने सुना था कि महाराज के साथ एक दुर्घटना हुई है, इसलिए वह अशिष्टता के बावजूद महाराज से मिलने आया। राजकुमार ने पूछा कि क्या ये बात मुख्य महल तक पहुंच चुकी है। वैलेरियन ने जवाब दिया, शाही महल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसकी नजर न पहुंचे। पुजारी भी आ गए हैं और राजकुमार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं। वह नौकरानी के साथ बाहर होंगे। राजकुमार ने कहा, रुको, वही यही रहेगी।
वैलेरियन ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर वह उसे परेशान करता है, भले ही वह युवराज ही क्यों न हो। राजकुमार बोला, क्या वह जाने के लिए इतनी बेचैन है? बात मत करो, बस रुको और उसका इलाज होते देखो। रोसेटा ने जवाब दिया, हाँ, और फिर इलाज शुरू हो गया। रोसेटा को लगा कि वह बिल्ली जैसा है, उसका ध्यान खींच रहा है। पिछली बार जब वह नहाया था तो उसने अपनी त्वचा की देखभाल के बारे में बहुत ज्यादा चिंता की थी। उसने सोचा कि इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजकुमार ने कहा कि इलाज खत्म होने पर उस नौकरानी का भी इलाज करना। कुछ दिन पहले उसने जहरीला सितार पी लिया था, वह जल्द ही मरने वाली है। क्या वह उसके दर्द को थोड़ा कम कर सकता है? पुजारी ने जवाब दिया कि उसे अपनी नौकरानी की बहुत परवाह है, वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। रोसेटा ने सोचा, नहीं, अगर वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि वह असल में मर नहीं रही है। ऐसा लगता है कि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। रोसेटा ने कहा, महाराज, सच कहूं तो वह अभी इलाज नहीं करवा सकता। राजकुमार ने पूछा, क्यों? रोसेटा ने जवाब दिया, क्योंकि वह बहुत शर्मीली है, इसलिए वह किसी पुजारिन से इलाज करवाना पसंद करेगी। राजकुमार ने पूछा, अगर उसने बस इतना कहा कि वह बहुत शर्मीली है, तो वह क्या कह रही है? वैलेरियन बोला, ठीक है, इलाज करवाने के लिए व्यक्ति को अपनी नंगी त्वचा दिखानी पड़ती है। विपरीत लिंग के सामने इसे दिखाना शर्मनाक हो सकता है। वह नौकरानी की देखभाल करेगा। उसे उम्मीद है कि राजकुमार को अच्छा इलाज मिला होगा। फिर कमरे से बाहर निकलते ही दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद वैलेरियन ने पूछा कि वह कैसी चाय पीना चाहेगी। रोसेटा ने जवाब दिया कि उसे बेकार की चीजों पर जादू बर्बाद करना पसंद नहीं है। वैलेरियन ने जवाब दिया कि वह अपने गुलाब के साथ चाय पी रहा है, तो क्यों न उसका इस्तेमाल किया जाए। रोसेटा ने पूछा कि वह राजकुमार के महल तक क्यों आया। वैलेरियन ने पूछा, रुको, क्या उसने उसे नहीं बताया? वह कौन था जिसने उसे जहर दिया था? रोसेटा ने जवाब दिया कि वह पहले ही मर चुका है, या तो आत्महत्या कर ली है या उसे चुप करा दिया गया है। वैसे भी वह जहर से प्रतिरक्षित है। वैलेरियन ने कहा कि वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और वह झील में क्यों गिरी? रोसेटा ने जवाब दिया कि नाव में कुछ गड़बड़ हो गई थी, और फिर महाराज बेहोश हो गए और झील में गिर गए। वह अचानक बेहोश क्यों हो गए? वैलेरियन ने कहा, क्या यह उनके पेट में किसी अप्राकृतिक गड़बड़ी के कारण था? सबसे संभावित कारण उनके शरीर में धीरे धीरे जहर की थोड़ी मात्रा जमा होने से हुई प्रतिक्रिया हो सकती है। रोसेटा ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो यह एक हत्या का प्रयास रहा होगा। वैलेरियन ने पूछा कि क्या कमरे में कुछ संदिग्ध था? रोसेटा ने जवाब दिया, ठीक है, महाराज का कमरा इतना साफ सुथरा है कि उसे आश्चर्य होगा कि क्या वहां सचमुच कोई रहता होगा। हालांकि एक बात उसे परेशान कर रही थी, कुछ फूल थे, उसे यह याद था क्योंकि महाराज ने उन्हें रखने की जिद की थी, हालांकि वे मुरझा गए थे। वैलेरियन बोला, तो वह इस पर गौर करेगा, वह उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे उसकी चिंता है। वह भले ही शूरवीर हो, पर उसकी तो आत्मा ही नहीं है। रोसेटा ने जवाब दिया कि चिंता मत करो, वह हमेशा एक तलवार अपने पास रखती है जिसे वह अपने मन से छुपाता है। फिर उसने सोचा, और समय के जादू का एक एजेंट, वह तलवार जो महामहिम ने उसे उसके पहले जन्म में दी थी। वैलेरियन ने पूछा कि क्या राजकुमार इतना महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे? रोसेटा ने हाँ में जवाब दिया, क्योंकि वह वही नेता है जिसे उसने सेवा के लिए चुना है। वैलेरियन बोला, देखो, यह उसकी पसंद है, इसलिए वह इसका सम्मान करेगा, लेकिन वह उसे खतरे में भी नहीं पड़ने देगा। अब से वह सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने वाला है। रोसेटा ने धन्यवाद कहते हुए उसे गले लगा लिया। फिर उसने हर बार सोचा, उसकी मदद करने के लिए इस बार जरूर वह इस जीवन को अपना आखिरी जीवन बनाएगी। अगले दृश्य में रोसेटा ने सोचा कि उसे एक पुजारिन को देखने के बारे में, फूल के बारे में झूठ बोलना पड़ेगा। वैलेरियन ने कहा कि वह उसे कल तक परिणाम बता देगा। फूल कारण नहीं थे, क्योंकि वे फूल लेडी लूनेला के थे। फिर कुछ देर बाद रोसेटा ने वैलेरियन का पत्र पढ़ा जिसमें उसने कहा था कि उस फूलदान में रखे फूल ही दोषी हैं, और जहाज की सर्किटरी यूनिट में भी संकेत मिले थे कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। रोसेटा ने सोचा कि यह वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। क्या इसलिए कि वह इस बार नौकरानी बनी है? कई आश्चर्य हैं, कई बदलाव हैं, वह निश्चिंत होकर अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकती। फिर राजकुमार के कमरे में रोसेटा ने पूछा कि क्या किसी कारण से उसका कमरा थोड़ा अव्यवस्थित है। राजकुमार ने ये भी पूछा कि क्या वह पुजारिन से मिली थी, उन्होंने क्या कहा। रोसेटा ने उत्तर दिया, हाँ, वह जितना सोचती थी उससे ज्यादा जी सकती है, क्योंकि वह उम्मीद से ज्यादा स्वस्थ है। राजकुमार बोला, बस कुछ दिन और। रोसेटा ने सोचा, नहीं, यह उसके सोचने से कहीं ज्यादा लंबा है। फिर उसने कहा कि वह सफाई कर लेगी। राजकुमार ने कहा कि इसे मत छुओ, वह उससे कोई काम नहीं करवाना चाहता।
रोसेटा ने उत्तर दिया, लेकिन नौकरानी के तौर पर यही उसका काम है। राजकुमार ने कहा, बस इसे ज्यादा मत करो और बेहोश मत हो जाओ। वह खुश है कि उसने जहर पी लिया। फिर उसने कहा कि वो महामहिम की अनन्य नौकरानी है, उसे पूरे दिल से सेवा करना उसका सौभाग्य है, कृपया उससे ये खुशी न छीने। फिर उसने सोचा कि अगर वह यहाँ सफाई करने नहीं आएगी तो वह उससे कैसे टकराएगी। अगले ही पल मैडम लेब्लांक आई और बोली कि कल क्या हुआ था, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। राजकुमार ने जवाब दिया कि उन्होंने अफवाहें सुनी होंगी, वह ठीक है, इसलिए रो मत। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसने उनके द्वारा दिए गए फूलों को संभाल कर रखा है और सजाया है। उसने उससे कहा कि वे मुरझा गए हैं और वह उसे नए फूल देगी, लेकिन उसने उन्हें रख लिया। राजकुमार ने कहा कि उसने इसे इसलिए रखा क्योंकि मैडम ने उसे दिया था। राजकुमार ने पूछा कि क्या उसे याद है कि उसने फूल किसे सौंपे थे। मैडम ने जवाब दिया कि उसने उन्हें मुख्य नौकरानी के पास छोड़ दिया था, उसने जिद की थी कि वह उसे दे देगी। रोसेटा ने सोचा कि मैडम अपराधी नहीं है, उनका अपने बेटे जैसे किसी व्यक्ति को मारने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मुख्य नौकरानी काउंटेस मिलियम महारानी की विश्वास पात्र है। तो क्या यह महारानी का काम है? ये समझ में आता है कि इतने कम सबूत क्यों बचे हैं। फिर कुछ देर बाद मैडम बोली, क्या यह महिला राजकुमार की नई दासी है? वह सोच रही है कि वह कब तक यहाँ रहेगी। रोसेटा ने जवाब दिया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजकुमार की देखभाल करना उसका सौभाग्य है। मैडम ने पूछा, अगर उसे कोई आपत्ति न हो तो क्या वह उससे एक काम मांग सकती है? रोसेटा ने जवाब दिया, महाराज के लिए बिल्कुल। मैडम ने कहा कि वह चाहती है कि वह रात में महामहिम की देखभाल करे। रोसेटा ने कहा, चूंकि रात हो चुकी थी इसलिए वह ऐसा अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैडम ने कहा कि वह माफी मांगती हैं, उनका ऐसा मतलब नहीं था, वह चाहती थी कि वह रात के खाने के बाद उनके कमरे में जाए और सब कुछ पर नजर रखें। रोसेटा ने कहा, वो समझ गई, मैडम को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर महामहिम को ये पसंद नहीं आया तो क्या होगा? मैडम बोली, अगर वह कुछ कहते हैं तो उन्हें बता देना कि उन्होंने ऐसा अनुरोध किया है, फिर वह कुछ नहीं कह पाएंगे। उन्हें खुशी है कि उनके साथ उनके जैसा अच्छा इंसान है। अगले दृश्य में प्रधान नौकरानी ने कहा कि एक वयस्क महिला इतनी बार आती है, इससे और भी बेवजह की अफवाहें फैलेंगी। उसके लिए एक चेतावनी है, अगर उसे अपनी जान की परवाह है तो वह महामहिम के करीब जाने की कोशिश न करे। इतनी मूर्खता मत करो कि देर रात राजकुमार के कक्ष में घुस जाओ। फिर रात में रोसेटा को लगा कि वह 4 बार पीछे हट चुकी है, लेकिन पहली बार उसने देखा कि प्रधान नौकरानी को मैडम लेब्लांक पसंद नहीं है। अरे नहीं, क्या वह इसलिए असफल हो रही है क्योंकि उसे ऐसे रिश्ते याद आते हैं? फिर राजकुमार के कमरे में पहुंचकर रोसेटा ने सोचा कि अगर वह हमेशा ऐसा ही रहता है तो कोई बात नहीं। अचानक राजकुमार ने आंखें खोली, राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर पटक दिया। रोसेटा ने कहा कि वह माफी मांगती है, यह एक गलतफहमी है, मैडम ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। फिर उसने सोचा, क्या वह नींद में चल रहा है? पहले उसे सावधानी से बाहर निकलना चाहिए। यह आदमी क्या कर रहा है, जरा होश में आओ। फिर उसने उसे मारा और बिस्तर पर पटक दिया। उसने सोचा कि यह उसके जैसा नहीं है, वह इंसान नहीं, जानवर जैसा लगता है। महामहिम के पागलपन की अफवाहें उनके सन की व्यक्तित्व की वजह से नहीं, बल्कि इस बीमारी की वजह से थीं। वह सोच रही थी कि क्या उसने दूसरी नौकरानियों के साथ भी ऐसा किया होगा। नहीं, फिलहाल उसे पहले इस बारे में कुछ करना होगा। रोसेटा बोली, महाराज मुझे एक पल के लिए माफ करें। फिर कुछ देर बाद राजकुमार ने पूछा, वह यहाँ क्या कर रही है? रोसेटा ने जवाब दिया कि वह यहाँ यूं ही नहीं आई है। राजकुमार ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह बात नहीं करता और वह बहुत ताकतवर है। जैसे ही उसने उसे देखा वह उस पर कूद पड़ा। राजकुमार बोला, वो जरूर किसी जानवर जैसा लग रहा होगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी प्रवृत्ति का पालन किया। फिर उसने सोचा कि जब वह सो रहा था तो उसने हिंसा का एक और काम कर दिया। रोसेटा ने सोचा जैसा उसने सोचा था, अन्य नौकरानियों पर भी हमला किया गया था। राजकुमार ने अभी जो हुआ उसके लिए माफी मांगी। ये कठिन रहा होगा, लेकिन उसने ये कैसे किया? रोसेटा ने उत्तर दिया कि उसने पहले भी कहा है, वह गुप्त रूप से बहुत मजबूत है। अगर वह उस पर विश्वास नहीं करता है तो क्या वह हाथ कुश्ती की कोशिश करना चाहेगा? राजकुमार ने कहा कि उसने ये सुझाव दिया था, इसलिए अगर वह हार जाती है तो रोना मत। फिर उसने सोचा कि चाहे वह कितना भी घमंडी व्यवहार करे, एक बार परिणाम देखने के बाद वह फिर से उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाएगी। अचानक राजकुमार ने सोचा, लेकिन ये किस तरह की महिला मजबूत है? रोसेटा ने कहा, ठीक है, वह अपनी मजबूत पकड़ के कारण स्वाभाविक रूप से इसमें अच्छी है। क्या वह कर चुका है? फिर उसने लड़ाई जीत ली। राजकुमार हैरान था।
रोसेटा बोला, महाराज, चूंकि वह जीत गई है, वह उससे एक प्रश्न पूछेगी, क्या वह उसे भी बाहर निकाल देगा? जरा सोचिए, उसने उसे उस दिन की अपनी इच्छा नहीं बताई। उसने कहा कि वह प्रतिदिन उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, कृपया उसे नौकरी से न निकालें। यह उसकी इच्छा है। राजकुमार ने पूछा कि वह उससे क्यों नहीं डरती। रोसेटा ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था और क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है और वह अब भी उसके साथ रहना चाहती है। राजकुमार को सोमनियमिया याद आया। यह एक मानसिक बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। 3 साल तक उसे न तो बीमारी का कारण पता चला और न ही उसका नाम। जब पहले राजकुमार को उसकी बीमारी का पता चला तो उसने इसे उस पर हमला करने का बहाना बनाया। उसे इस हालत में देखकर कोई भी नौकर जिंदा नहीं बचा। हालांकि रोसेटा ने 2 बार उसकी जान बचाई क्योंकि वह एक खास नौकरानी है। फिर राजकुमार ने कहा कि उसे लगता है कि उसे उसके बगल वाले कमरे में आ जाना चाहिए। वह रात में उसकी सेवा करने की बात कर रहा है। रोसेटा ने जवाब दिया, हाँ महाराज। राजकुमार ने सोचा कि उसे खास कहने के बजाय वह उसे अजीबोगरीब कहेगा, वह उसे एक अनोखी नौकरानी कहेगा। अगली सुबह वैलेरियन बोला, वो सही जगह पहुंच गई, तो भोर में उसके कमरे में क्या कर रही थी? उसे बता दे कि यह सिर्फ एक अफवाह है। क्या वह सचमुच वहां गई थी? रोसेटा ने पूछा कि वह इतना गुस्सा क्यों है। वैलेरियन ने जवाब दिया कि ऐसी अफवाह है कि वह कल रात राजकुमार के साथ सोई थी। रोसेटा चिल्लाई, लेकिन आखिर ऐसी अफवाहें फैलाता कौन है? वैलेरियन ने कहा, तो वह भी एक अफवाह थी। उसे पता था, उसे लगा कि वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है। उसके बाद रोसेटा ने कहा कि वह उसे बताएगी कि अब तक क्या हुआ है। फिर उसने उसे पूरी कहानी सुनाई। वैलेरियन बोला, उसे यह बात पसंद नहीं आ रही कि उस आदमी की वजह से वह पीछे हट रही है। रोसेटा ने किसी कारण से सोचा, इस जीवन में वैलेरियन वास्तव में राजकुमार से नफरत करता है। वैलेरियन ने अपना चेहरा साफ किया, फिर कहा कि वह उसके विशेष नौकरानी पद के बारे में क्या करने जा रहा है। अगर वह इसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो इस जीवन में उसकी प्रयोगशाला में काम करने के बारे में क्या ख्याल है? रोसेटा ने उसका हाथ पकड़ा, फिर कहा कि अगर वह खाने जा रहा है तो उसे ठीक से खाना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा बचा है। वैलेरियन ने सोचा कि उसकी प्यारी छोटी बहन इतनी परिष्कृत महिला कब बन गई। फिर उसने पूछा, क्या वह वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचने वाली है? रोसेटा ने जवाब दिया, अगर वह उसके लिए अच्छा दिखना चाहता है तो कुछ ऐसा है जो वह वास्तव में मांगना चाहती है, सभी मौजूदा जहरों की एक सूची। क्या वह ऐसा कुछ बना सकता है जो जहर का पता लगा सके? उनके पास पहले से ही ऐसा कुछ है। वैलेरियन ने पूछा कि क्या ये युवराज की वजह से है? उसे वह आदमी पसंद नहीं, लेकिन हाँ, वह मदद जरूर करेगा क्योंकि उसे खतरे में देखना बिल्कुल पसंद नहीं। अगले दृश्य में रोसेटा को लगा कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से काम खत्म कर दिया। मेलानी आए और पूछा कि क्या वह कल रात युवराज के साथ सोई थी। रोसेटा ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, वह तो बस सफाई करते हुए सोफे पर सो गई थी। मेलानी ने पूछा, तो फिर वह कमरे क्यों बदल रही है? रोसेटा ने जवाब दिया, क्योंकि वह राजकुमार की खास नौकरानी है और उसे पास रहना जरूरी है। फिर मेलानी ने पूछा कि क्या वह जिसके पास जाने की बात कह रही थी वह राजकुमार ही है? रोसेटा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। राजकुमार ने सोचा, क्या रोसेटा उसे पसंद करती है? क्या वह अब तक उसे पसंद करती रही है? रिचर्ड ने कहा, झुककर प्रणाम करो। शूरवीर बोला, उसे माफ करना रोसेटा। तब रोसेटा ने कहा, सर रिचर्ड, उस पर इतना सख्ती से पेश मत आना। रिचर्ड ने जवाब दिया, नहीं, वह ऐसा नहीं है। उसे वह आदमी पसंद नहीं है। उसने अफवाहें फैलाई, इसलिए उसे अब अपना व्यवहार सुधारना होगा। अगला दृश्य, राजकुमार उसे घूर रहा है। रोसेटा ने सोचा, आज उसे क्या हो रहा है? फिर उसने महामहिम से पूछा, क्या उसने कुछ गलत किया है? राजकुमार ने जवाब दिया, कुछ नहीं, उसकी परवाह मत करो। रोसेटा बोली, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? उसका चेहरा लाल दिख रहा है, उसे देखो। प्रिंस को लगा कि उसे पता नहीं कि उसने उसकी बातचीत सुन ली है, इसलिए वह अब तक ऐसा व्यवहार कर रही है। वह महिला सिर्फ इसलिए उसका पीछा कर रही है क्योंकि वह उसे पसंद करती है, इसलिए नहीं कि वह उससे कुछ चाहती है। उसका दिल इतना भ्रमित क्यों है और वह उस महिला के प्रति इतना सचेत क्यों महसूस कर रहा है? रोसेटा ने कहा कि उसने सफाई कर ली है। फिर पूछा कि क्या वह आज एक इच्छा कर सकती है। प्रिंस ने पूछा कि वह क्या है। रोसेटा ने उससे कहा, कृपया उसे उसके नाम से बुलाएं। उसने उसे पहले कभी उसके नाम से नहीं पुकारा। प्रिंस ने पूछा कि वह उसका नाम क्यों इस्तेमाल करे। रोसेटा ने कहा, जब कोई खास उसे नाम से बुलाता है तो यह एक अलग एहसास होता है। राजकुमार ने सोचा, कोई खास है, वह कुछ ज्यादा ही जाहिर हो रही है। फिर उसने कहा, ठीक है, जब उसे जरूरत होगी तो वह उसे बुला लेगा। फिर पूछा कि आज पादरी ने क्या कहा। रोसेटा ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वह बहुत स्वस्थ है और वह लंबी उम्र जिएगी।
राजकुमार ने कहा, ठीक है, वह अपना काम पूरा करने के बाद जा सकती है। कुछ देर बाद रोसेटा को लगा कि वह चिंतित है क्योंकि महामहिम कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? मालकिन ने आकर उसे बताया कि काउंटेस मिलियम उसे ढूंढ रही है। रोसेटा ने सोचा कि अगर यह काउंटेस है तो वह वर्तमान महारानी की विश्वासपात्र होगी, ऐसा व्यक्ति उससे क्यों मिलना चाहेगा। अगले दृश्य में काउंटेस ने पूछा कि क्या वह महामहिम क्राउन प्रिंस की अनन्य दासी है, जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना है। महामहिम के लिए एक अनन्य दासी रखना असामान्य है, उसका चेहरा बहुत सुंदर है। रोसेटा ने सोचा ऐसे समय में उसे न समझने का नाटक करना पड़ता है, फिर उत्तर दिया, धन्यवाद। काउंटेस ने पूछा, ये सही है, क्या वह कल रात अपने भद्दे शरीर के साथ महामहिम के कक्ष में प्रवेश कर गई थी? रोसेटा ने उत्तर दिया, मैडम लेब्लांक ने मुझे महामहिम के कमरे में जलाऊ लकड़ी बदलने का निर्देश दिया था। काउंटेस ने कहा कि वह बस उत्सुक थी, क्या उसने कल रात महामहिम के कमरे में कुछ अजीब देखा था? रोसेटा ने सोचा, क्या उसे कुछ पता है? नहीं, काउंटेस को बस वही पता है जो उसकी नौकरानी को पता है। उन्हें बस इतना पता है कि महामहिम के कमरे में घुसने वाले नौकर मर गए क्योंकि रात में उनका व्यक्तित्व बर्बर हो जाता था। फिर उसने कुछ अजीब बात कही, वह बिना कोई आवाज किए सो गया। उसे चिंता हुई कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। काउंटेस ने कहा, जैसा उसने सोचा था, उससे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन क्या वह जानती है, उसे ऐसे लोग सचमुच नापसंद हैं जो ईमानदार नहीं हैं। उसकी जबान काट दो। अचानक रातें आईं। रोसेटा को लगा कि वह इन लोगों को एक ही वार में आसानी से हरा सकती है, लेकिन अगर वह यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करेगी तो शक पैदा होगा। फिर वह बोली, वह झूठ नहीं बोल रही थी। रात ने कहा, रुको, यही आखिरी बात है जो वह अपनी जबान के साथ कहना चाहती है। रोसेटा ने सोचा, चलो शांत रहें, क्या बल प्रयोग करके भाग जाना बेहतर होगा या अपनी जुबान छोड़कर महामहिम के राज की रक्षा करना बेहतर होगा? हाँ, दर्द तो होता है, लेकिन वेलेरी उसे ठीक होने में मदद करेगी। फिर रोसेटा ने कहा, अगर काउंटेस उसे सजा देना चाहती है तो वह कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वह वास्तव में कुछ नहीं जानती। फिर उसने सोचा, महामहिम के लिए यह दर्द बस अस्थायी है। अगले ही पल पहला राजकुमार आया और पूछा, यह क्या है, क्या वे मजे कर रहे हैं? काउंटेस ने पूछा, महामहिम को यहाँ तक क्या लाया है? राजकुमार ने उत्तर दिया, वह उसकी माँ से मिलने आया था, लेकिन उसे इस बेचारी नौकरानी में भी दिलचस्पी है, और चूंकि वह सुंदर युवती मुसीबत में है, इसलिए वह उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। काउंटेस ने उससे बताया कि वह बच्ची उसकी रुचि के लायक नहीं है, वह महामहिम युवराज की निजी नौकरानी है। राजकुमार ने कहा, और भी बेहतर होगा कि तुम उसके पीछे चलो। रोसेटा को लगा कि वह अब तक का सबसे परेशान करने वाला व्यक्ति है। अपने पिछले जन्म में उसने उसे ताना मारा था और एक महिला के रूप में शूरवीर होने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। वह खुश है कि चोट लगने से पहले ही यह सब रुक गया। उसे इस आदमी के साथ संबंध बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। प्रिंस ने कहा, तो रोसेटा, जैसा कि वह जानती है, उसने उसे एक खतरनाक स्थिति से बचाया था। वह सोच रहा है कि क्या वह उसे इसका बदला देगी। रोसेटा ने पूछा, कौन सा बदला? प्रिंस बोला, क्या वह अनजान होने का नाटक कर रही है? जाहिर है, उसका मतलब है कि उसे अपने शरीर से उसका बदला चुकाना होगा। वह साम्राज्य का पहला राजकुमार है और सिंहासन के लिए आर्मंड का प्रतिद्वंद्वी है। हालांकि वह एक राजकुमार के रूप में पैदा हुआ था, दूसरे राजकुमार आर्मंड के विपरीत उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसका पालन पोषण काउंटेस ने किया था क्योंकि वह शाही खून का वंशज था। वह अपनी बुरी आदतों के लिए कुख्यात है। एक पिटाए, इस घटिया इंसान को पहले पैर से पीटना चाहिए। अचानक दूसरा राजकुमार आया और बोला कि उसे आश्चर्य है कि वह कहाँ गई, यहाँ क्या कर रही है? रोसेटा, यहाँ आओ। तो रोसेटा ने सोचा, क्या उसने उसे यूं ही नाम से पुकारा था? वह कभी कभी अप्रत्याशित रूप से नाजुक हो जाता है। फिर उसने कहा, हाँ महाराज। पहले राजकुमार ने सोचा, अभी वह ताकत क्या थी? आर्मंड ने पूछा, लेकिन वह अपनी नौकरानी के साथ क्या कर रहा था? राजकुमार ने उत्तर दिया, वह इतनी दूर एक साधारण नौकरानी की तलाश में आया था। ऐसी तुच्छ चीज पर ध्यान देने के बजाय वह सगाई करने पर ध्यान क्यों नहीं देता? अगर वह अभी अपनी माँ के सामने अच्छा दिखता है तो कौन जाने, शायद वह उसके लिए एक अच्छा मंगेतर चुन ले। रोसेटा ने सोचा, चूंकि सम्राट का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मंगेतर चुनने का अधिकार महारानी का होगा, इसलिए दूसरा राजकुमार अपनी सगाई टालता रहा। आर्मंड ने पूछा, वह अपनी चिंता क्यों नहीं करता? उसे उस पर नजर रखनी होगी क्योंकि ऐसा लगता है कि वह युवतियों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा इसलिए है कि वह इतनी नीच स्थिति की मंगेतर से शादी करने से नाखुश है। पहले राजकुमार ने सोचा कि जब तक आर्मंड जिंदा है वह सम्राट नहीं बन सकता, फिर उसने उस पर हमला करने की कोशिश की। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि अगर वह सचमुच चाहे तो इस तरह के मौके से बच सकता है, लेकिन अगर उसे जोर से मारा जाए तो वह इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी कर सकता है।
तभी अचानक दोनों चौंक गए। रोसेटा जमीन पर गिर पड़ी। पहले तो राजकुमार ने कहा, वो मरी नहीं है। ठीक है, अगर वह बाहर निकल गई तो उसकी प्रतिष्ठा उस राजकुमार के रूप में धूमिल हो जाएगी जिसने दिन दहाड़े एक नौकरानी को पीटा था। फिर वह भागने लगा। दूसरे राजकुमार ने चिल्लाकर कहा, मुझे नहीं लगता कि वह इससे बच पाएगा। फिर उसने सोचा, नहीं, उसे शांत होना होगा और उस आदमी के बजाय रोसेटा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वह हमेशा उसे इस तरह बचाने की कोशिश क्यों करती है? रोसेटा ने आंखें खोली और कहा, क्या वह चला गया? राजकुमार चौंक गया। रोसेटा ने पूछा, उसका अभिनय कैसा था? क्या वह काफी विश्वसनीय था? फिर उसने सोचा, ऐसे आदमी से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। राजकुमार ने पूछा, उसने ऐसा खतरनाक काम क्यों किया? रोसेटा ने जवाब दिया, जरूर, क्योंकि वह उसे बचाना चाहती थी। रोसेटा ने सोचा कि वह गुस्से में होगा, शायद उसे अपने सामने एक औरत को मारते हुए देखकर सदमा लगा होगा। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह तलवारबाज होगी। राजकुमार ने उसे उठाया और कहा, चुप रहो, वह उसे एक पादरी के पास ले जाएगा। रोसेटा ने सोचा, क्या इस आदमी को जरा भी शर्म नहीं आती? उसने कहा, इस तरह मंदिर में ले जाना बहुत शर्मनाक है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि किसी पुजारी को महामहिम के कक्ष में बुलाया जाए? राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, वह बीमार है, लेकिन वह अभी भी बहुत बोल रही है। अगले दृश्य में रिचर्ड ने पूछा कि वह यहाँ बाहर क्यों है और कमरे में क्यों नहीं है। राजकुमार ने उत्तर दिया, रोसेटा की वजह से। उसने कहा कि वह इलाज करवाते हुए नहीं दिखना चाहती। फिर उसे लगा कि अगर वह उसके पास ज्यादा देर तक रहा तो वह अजीब हो जाएगा। जब भी वह उस नौकरानी को देखता, उसका दिल धड़क उठता और उसका चेहरा और भी गर्म हो जाता। उसी समय कमरे में रोसेटा ने सोचा, ये सच है कि थियोडोर एक प्रतिभाशाली पादरी है, लेकिन लगता है इस बार भी उसकी योग्यताओं को मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि वह आर्चबिशप की कृपा से बाहर हो गया है। यह महामहिम के लिए अच्छी बात है। रोसेटा ने कहा कि वह जो बताने वाली है वह गोपनीय है। महामहिम उसे अपना अनन्य पादरी नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं। तभी पादरी चौंक गया और पूछा, क्या बात है, सच में? रोसेटा ने सोचा, वह आर्चबिशप के पक्ष में नहीं है, यानी वह महारानी के साथ भी नहीं है। वे उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। कुछ देर बाद प्रिंस ने उससे एक सवाल पूछा। जाहिर है रोसेटा ने पहले सितार पी लिया था। रोसेटा ने उसकी बात काटते हुए पूछा कि क्या उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। फिर उसने फुसफुसाकर कुछ कहा। प्रिंस ने कहा, उसकी मेहनत के लिए शुक्रिया, अब वह जा सकता है। प्रिंस ने पूछा, क्या वह आज रात उसके कमरे में आ रही है? रोसेटा ने जवाब दिया, उसने पिछली बार कहा था। प्रिंस अक्सर उन दिनों में ये लक्षण महसूस करता है जब वह बहुत तनाव में होता है। राजकुमार ने कहा, लेकिन वह तो तनाव में भी नहीं है। फिर रात में रोसेटा ने कहा, महाराज रुकिए। रोसेटा ने सोचा, यह एक समस्या है। ये सिनफिश युवराज, वह अपने जीवन में अब तक देखे गए सबसे सुंदर कुलीन व्यक्ति हैं। अब वह इंसान से ज्यादा जानवर जैसे दिखते हैं, ऐसी शर्मनाक इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन चूंकि आर्चबिशप पहले राजकुमार के पक्ष में है, इसलिए उसने जरूर झूठ बोला होगा। इसकी वजह शायद एक जबरदस्त श्राप है, जो कि वेलेरियन के बस का एकमात्र जादू है। क्या वह इसलिए भाग गया क्योंकि उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था? शायद वह सचमुच एक जानवर बन गया था। महाराज, यह क्या है? मजा तो आएगा। क्या वह खेलना नहीं चाहता? क्या यह मजेदार नहीं लग रहा है? अगर यह उसकी सोच से ज्यादा मजेदार लग रहा है तो रुकिए महाराज, रुकिए। उसने कहा, नहीं, बिस्तर पर चढ़ जाए। आज रात वह प्रभारी है और वह उसे सिखाएगी कि नहीं शब्द का क्या मतलब होता है। अपनी बिल्ली को सिखाते समय उसने एक बात नोटिस की कि किसी जानवर को सिखाते समय धैर्य रखना जरूरी है, और कई बार पीछे हटने के बाद अब उसे इसी बात का सबसे ज्यादा भरोसा है। अगले दिन रिचर्ड ने महामहिम से पूछा कि क्या वह अभी भी सो रहे हैं, क्या वह अंदर आ सकते हैं। राजकुमार ने सोचा, क्या कल रात उन्हें कोई दौरा पड़ा था? फिर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अंदर आइए। राजकुमार ने सोचा, उनकी रजाई इतनी फूली हुई क्यों है? फिर वह चौंक गए, वह यहाँ क्यों है? रिचर्ड ने महामहिम से पूछा कि क्या वह ठीक महसूस कर रहे हैं। राजकुमार ने जवाब दिया कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। रोसेटा ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, बस उनकी रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ें। रोसेटा सोच रही थी, वह अपने स्वामी के बिस्तर पर सोने की हिम्मत कैसे कर सकती है। राजकुमार को डर है कि वह उसकी धड़कन सुन लेगी। उसका विवेक उससे दूरी बनाना चाहता है, लेकिन साथ ही उसके करीब आने की भी इच्छा है। अब तक वह सोच रहा था कि यह सब अपराधबोध के कारण है, लेकिन उसके अंदर एक अकथनीय इच्छा उबल रही थी। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर का दम घोंटना केवल ऐसी भावनाओं से नहीं समझाया जा सकता था। उसे अंततः स्वीकार करना पड़ा, वह इस अजीब नौकरानी की ओर आकर्षित है। कुछ समय बाद जब रिचर्ड चला गया, राजकुमार ने पूछा, आखिर वह यहाँ क्या कर रही है?
रोसेटा ने उत्तर दिया, यह एक गलतफहमी है। वो सारी रात महामहिम की बीमारी से जूझती रही और सो गई। राजकुमार ने पूछा, उसने इसे नियंत्रित किया? रोसेटा ने उत्तर दिया, हाँ। जैसे जैसे वह उससे बात करती रही, महामहिम धीरे धीरे अधिक शांत होते गए। फिर उसने सोचा कि यह नियंत्रण से अधिक प्रशिक्षण जैसा था। राजकुमार ने सोचा कि चाहे कितने भी पुजारी आए, ये बेकार था। ऐसा नहीं हो सकता कि रोसेटा के लिए उसकी भावनाओं ने इसे प्रभावित किया हो। और उसने कहा कि यह सब उसके लिए धन्यवाद है। वह आभारी है। क्या वह आज कोई एहसान नहीं मांगने वाली है? वह उसकी उस इच्छा के बारे में बात कर रहा है। रोसेटा ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से वह उसके साथ पुस्तकालय जाना चाहती है। राजकुमार ने उत्तर दिया, वह उसे अपना एक्सेस कार्ड उधार दे सकता है। रोसेटा ने पूछा, अब ये तभी सार्थक है जब वे वहां साथ जाएं। राजकुमार ने सोचा, क्या वह डेट पर जाना चाहती है? रोसेटा ने ऐसा सोचा, उसकी रक्षा करना आसान है। फिर पुस्तकालय में राजकुमार ने सोचा, वह डेट पर अच्छा प्रभाव कैसे डाल सकता है। अजीब, वह उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने पास आने वाली हर महिला को अस्वीकार करने का पछतावा होगा। फिर उसने कहा, उसे उसकी मदद करने दो, वह बहुत अच्छी तरह जानता है कि प्रत्येक पुस्तक कहाँ रखी है। रोसेटा ने सोचा, वह इतना करीब क्यों है? नौकरानियां उनके बारे में बात कर रही हैं। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह पालतू जानवरों के प्रशिक्षण पर एक किताब ढूंढ रही थी। उसने हाल ही में एक को गोद लिया है, तो वह इसे उधार लेगी क्योंकि वह इसे पढ़ने के लिए अपना समय लेना चाहती है। कुछ समय बाद उसने वैलेरियन से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा था। वैलेरियन ने जवाब दिया कि वह उसे देखने आया था। राजकुमार उनके रास्ते आ रहा था, इसलिए रोसेटा ने कहा कि उसे जल्दी से छिपाओ। वैलेरियन ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से, चूंकि यह उसका अनुरोध है। राजकुमार ने सोचा कि कोई नहीं था, इसलिए वह यहाँ नहीं है। वैलेरियन ने सोचा कि वे पहले करीब भी नहीं थे। वे इतना अजीब क्यों महसूस करते हैं? वह उसके लिए एक अलग व्यक्ति की तरह लग रही थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह अच्छी तरह से नहीं जानता था। वह अब अपने 20वें दशक में है। ज्यादातर युवा महिलाओं के लिए ये डेटिंग शुरू करने की उम्र है। रोसेटा ने पूछा कि कहा, इसे ले लो। रोसेटा ने सोचा कि इसमें जादू की एक धुंधली आभा है। ये स्पष्ट है कि इस पर एक उच्च स्तरीय जादू का जादू डाला गया है। वैलेरियन ने कहा कि इसे राजकुमार को दे दो। किसी खतरनाक स्थिति के मामले में यह उसे तुरंत टेलीपोर्ट करने की अनुमति देने के लिए मंत्रमुग्ध है। रोसेटा ने पूछा कि उसे कैसे पता चला। वैलेरियन ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि अंगरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के कारण उसके पास आने और उससे मिलने का समय नहीं होगा। और यह कफलिंग से जुड़ा एक हार है। अगर कोई नौकरानी कुछ ऐसा पहनती है जो विशिष्ट रूप से महंगा लगता है, तो ये ध्यान आकर्षित करेगा, इसलिए उसने इसे नकली जैसा दिखाया। जाहिर है, यह अभी भी उस पर सूट करता है। रोसेटा ने सोचा कि यह एक युगल सहायक उपकरण की तरह दिखता है। रोसेटा ने उत्तर दिया, धन्यवाद। अब वह महामहिम से मिलने जाएगी। वैलेरियन ने कहा, एक मिनट रुको, वो उसके लिए हार डालना चाहता है। उसने इस तरह की चीज ज्यादा नहीं की है। फिर उसने पूछा कि क्या उसने राजकुमार को बताया कि वह मर नहीं रही है। रोसेटा ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है कि वह उसे किसी दिन बताएगी। कुछ समय बाद राजकुमार ने बिना कुछ कहे पूछा कि वह कहाँ गई। रोसेटा ने उत्तर दिया कि वह माफी मांगती है। एक दोस्त के साथ बात करते हुए समय उड़ गया। राजकुमार ने कहा, क्या वह जानती है कि कितना? फिर वह रुक गया। रोसेटा ने पूछा, क्या वह उसके बारे में चिंतित था आज? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसे खेद है। फिर उसने कहा, महामहिम, उसके पास उसे देने के लिए कुछ है। राजकुमार ने सोचा कि ये कफलिंग है। उसने अपने वेतन से इतना महंगा सामान कैसे खरीद लिया? क्या वह मैचिंग कपल आइटम पहनना चाहती थी? इसलिए उसने कुछ ऐसा खरीदा जो एक नौकरानी के वेतन का उपयोग करके वहन करना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए खुद को इतना मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसने कहा, धन्यवाद, वह इसे हर दिन पहनेंगे। हालांकि वह एक उपहार तैयार नहीं कर सका। रोसेटा ने कहा कि ठीक है, वह बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करती है। राजकुमार ने कहा कि वह ऐसा नहीं होने दे सकता। उसका एक स्वभाव है जो उसे जो मिला है उसे चुकाने पर जोर देता है। उसे नहीं लगता कि उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए वह एक डिजाइनर को बुलाएगा। रोसेटा ने उत्तर दिया, नहीं, ये ठीक है। उसकी दोस्त उसके छुट्टी के दिन उसके कपड़े खरीद फैशन के लिए ज्यादातर लड़कियों की तुलना में उसकी दोस्त प्रत्येक वस्तु का चयन ध्यान से कर रही होगी। राजकुमार ने कहा कि वह छुट्टी के दिन की अपनी योजना रद्द कर दे। वह उसे खरीदारी के लिए ले जाएगा। कपड़ों से बेहतर कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। रोसेटा ने पूछा, वह अचानक क्यों है? राजकुमार बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके स्वाद में उसकी दोस्त की तुलना में कमी लगती है? तो चलो कल दोपहर बाहर चलते हैं। रोसेटा ने सोचा, वह ऐसा क्यों कर रहा है? फिर गाड़ी में रोसेटा ने सोचा, इस जीवन में ये चीजें क्यों होती रहती हैं? नहीं, चूंकि वह बाहर जा रही है, उसे खुद का आनंद लेना चाहिए। वह वैलेरियन के साथ अपनी छुट्टी के दिन का आनंद लेगी। राजकुमार ने सोचा, क्या ड्रेसिंग रूम की जगह केवल सगाईशुदा जोड़ों के लिए नहीं थी या अभी भी उस पर जचता है? रोसेटा को लगा कि यह कपल एक्सेसरी लग रही है। रोसेटा ने जवाब दिया, शुक्रिया। अब वह महामहिम से मिलने जाएगी।
वेलेरियन ने कहा, एक मिनट रुकिए, वह उसे हार पहनाना चाहता है, उसने इस तरह का काम ज्यादा नहीं किया है। फिर उसने पूछा कि क्या उसने राजकुमार को बताया कि वह मर नहीं रही है। रोसेटा ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि वह उसे किसी दिन बताएगी। कुछ देर बाद राजकुमार ने बिना कुछ कहे पूछा कि वह कहाँ चली गई। रोसेटा ने जवाब दिया कि वह माफी मांगती है। दोस्त से बात करते हुए समय बीत गया। राजकुमार ने कहा, क्या वह जानती है कि कितना? फिर वह रुक गया। रोसेटा ने पूछा, क्या वह उसके बारे में चिंतित था? राजकुमार ने जवाब दिया, हाँ, वह चिंतित था। भविष्य में उसकी अनुमति के बिना इस तरह गायब मत होना। रोसेटा ने सोचा कि वह आज उस पर अतिरिक्त ध्यान दे रहा है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसे खेद है। फिर उसने कहा, महामहिम, उसके पास उसे देने के लिए कुछ है। राजकुमार ने सोचा कि ये कफलिंग है। उसने अपनी तनख्वाह से इतनी महंगी वस्तु कैसे खरीद ली? क्या वह मैचिंग कपल आइटम पहनना चाहती थी? इसलिए उसने कुछ ऐसा खरीदा जिसे केवल इस्तेमाल करके वहन करना मुश्किल है। एक नौकरानी का वेतन, लेकिन उसके लिए खुद को इतना मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा, धन्यवाद, वह इसे हर दिन पहनेगा। वह एक उपहार तैयार नहीं कर सका। हालांकि रोसेटा ने कहा कि ठीक है, वह बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करती है। राजकुमार ने कहा कि वह ऐसा नहीं होने दे सकता। उसका स्वभाव ऐसा है कि जो उसने लिया है उसे चुकाने पर जोर देता है। उसे नहीं लगता कि उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए वह एक डिजाइनर को बुलाएगा। रोसेटा ने उत्तर दिया, नहीं, ये ठीक है, उसका दोस्त अपने अवकाश के दिन उसके कपड़े खरीदेगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, लड़कियों के लिए खरीदारी सुखद होनी चाहिए। रोसेटा ने कहा, नहीं, वह दोस्त एक लड़का है। राजकुमार ने पूछा, एक पुरुष मित्र के साथ कपड़े खरीदने जा रहा है, यह असामान्य है। रोसेटा ने उन्हें बताया कि उनके दोस्त की फैशन के प्रति नज़र ज्यादातर लड़कियों से बेहतर है।